हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। चैप्टर वाइज मूक टेस्ट में आप सभी का एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। आज का मूक टेस्ट है दोस्तों सामान्य हिंदी से। टॉपिक रहेगा हिंदी वर्णमाला। दोस्तों हिंदी वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो आप यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, लेखपाल का, ठीक है, यूपी जेल वार्डन का, यूपीएसआई का, किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपी से रिलेटेड जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा खास है। प्रत्येक दिन आप सभी को अब चैप्टर वाइज मूक टेस्ट में देने वाला हूं। ये हमारा चैप्टर वाइज की बात करें तो मूक टेस्ट नंबर पहला है। आज की इस वीडियो में ही ये पूरा का पूरा टॉपिक भी खत्म कर दिया जाएगा। विद डिटेल्स आप सभी को अंदर तक जाकर दोस्तों पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके बहुत डीप में जाकर पढ़ाया जाएगा। आपने ऐसा दोस्तों कल्पना भी नहीं की होगी, वहां तक पहुंचा जाएगा, ठीक है भाई। तो ओनली एक ही मूक टेस्ट इसका रहेगा, दूसरा मूक टेस्ट कल दिया जाएगा, लेकिन चैप्टर कोई और रहेगा। चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं पूरी डिटेल के साथ में, क्योंकि जेल वार्डन और यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ये सभी एग्जाम हमारे पास हैं, ठीक है, बिल्कुल पास ही में है। नजदीक डेट आ रही है इनकी दोस्तों उनकी, ठीक है, नजदीक डेट आ रही है इनकी। तो भाई पूरी हम कोशिश करेंगे आप सभी को प्रत्येक दिन एक मूक टेस्ट जरूर दें। चलिए डिस्कस करते हैं दोस्तों आज के मूक टेस्ट को। ये वीडियो यदि आपको अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पता है तो बेझिझक आप कमेंट करिएगा विद इन 5 सेकंड, ठीक है, यानी 5 सेकंड के अंदर अंदर आप सभी को कमेंट करके बताना है शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है। जैसे कि इसमें मान के चलिए आप बी ऑप्शन सही है, तो बस आप ये टाइप कर दीजिएगा पहले का बी, ठीक है भाई, जल्दी जल्दी से। चलिए, तो शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों, वो है वर्ण। बी ऑप्शन में जवाब दिया तो बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, तो शब्द के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, इसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में आपको पता है 52 वर्ण होते हैं, जिसमें जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं, मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है, 2 आयोग वह होते हैं, एक ये होता है दोस्तों इसे अनुस्वार कहते हैं और इसे विसर्ग कहते हैं, ठीक है। चलिए, 2 द्विगुण होते हैं, एक डणे वाला होता है दोस्तों, एक ढटक्कन वाला होता है, तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी और सहस्राव, ये संयुक्त व्यंजन है, तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। स्वर कितने होते हैं 11, मूल रूप से वर्ण कितने होते हैं 52, ठीक है, मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है, द्विगुण कितने होते हैं 2 होते हैं, ठीक है, आयोग कितने होते हैं 2 होते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं 4 होते हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है। चलिए, पूरी डिटेल के साथ में आप सभी को कवर कराऊंगा, इसके बाद में आप मत पढ़िएगा किताब से बिल्कुल भी। भाषा की मूल इकाई क्या है, यूपीएसआई 2016 एग्जाम में यह पूछा गया था। भाषा की मूल इकाई क्या है, सवाल नंबर 2। सही आंसर इसके लिए दोस्तों भाषा की मूल इकाई है ध्वनि। बी ऑप्शन में जवाब दिया तो बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, भाषा की मूल इकाई दोस्तों ध्वनि है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। तो आपसे पूछे भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या है, वाक्य। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवास मतलब उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से भी छोटी इकाई पद या शब्द, ठीक है, पद से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से जो छोटी इकाई है दोस्तों ध्वनि या वर्ण है, याद रखिएगा। उदाहरण के लिए राम शब्द में 2 अक्षर हैं, रा और मतलब रा और मा, ठीक है, एवं 4 वर्ण हैं, वो कौन कौन से, अक्षर 3 हैं, सॉरी अक्षर 2 हैं दोस्तों, रा और मैं, लेकिन वर्ण कितने, रा आ मैं ए, ठीक है, राम। ध्यान रहे कि शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। कौन है, शब्द। तो आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो है दोस्तों शब्द, याद रखिएगा। डिटेल के साथ में आप लोग पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, यूपी कांस्टेबल से 2018 में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, सवाल नंबर 3। तो आपको याद होगा दोस्तों वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। यदि आपने ए ऑप्शन चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए, वर्गों के समूह को या फिर वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं दोस्तों, वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण, ठीक है। इसके उच्चारित स्वरूप को ध्वनि भी कहा जाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन इसका जो उच्चारण करते हैं, इसके स्वरूप की जो उच्चारित ध्वनि होती है दोस्तों, स्वरूप होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, ध्वनि ही कहते हैं, उसे याद रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, वर्णमाला किसे कहते हैं। यूपी बीएड 2007 के एग्जाम में पूछा गया था, वर्णमाला किसे कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा व्यवस्थित वर्ण समूह को, ठीक है, व्यवस्थित वर्ण समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं हिंदी में। क्लियर है भाई, तो डी ऑप्शन सही है यदि आपने जवाब में किया है तो। अब पूरी डिटेल इसकी देखिएगा। व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, इसमें स्वरों की संख्या 11 है तथा मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। अब आपको क्वेश्चन के अनुसार रिपीट करूंगा ना बार बार, तो आप लोगों को हैंड टू हैंड याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, जूनियर इंजीनियर तकनीकी परीक्षा 2016 में पूछा हुआ, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं। भाई हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं। आप लोगों को पता है हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं या फिर कितने वर्ण हैं दोस्तों, 52 है, तो 52 ही लिपियां हैं। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका सी ऑप्शन 52। क्लियर है भाई, आपका राइट आंसर 52 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। गले में थोड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, एडजस्ट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, याद रखिएगा। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां 52 हैं। स्वर कितने हैं दोस्तों, स्वर कुल मिलाकर 11 हैं। ए आ, छोटी ई, बड़ी ई, ठे, छोटा ऊ, मतलब दोस्तों छोटा ऊ भी है यहाँ पर, ठीक है, छोटा ऊ थोड़ा यहाँ से गायब है, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। दोस्तों कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं, ये होते हैं 11। गिन लीजिएगा वैसे भी आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन छोटा ऊ भी तो गायब है, तो 11 होते हैं। ये टाइपिंग में मिस्टेक है थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। अब जो व्यंजन है दोस्तों, ये किस किस वर्ग में आते हैं, इनके बारे में पूरी डिटेल से आप सभी को बता ही दूं तो ये अच्छा रहेगा। देखिएगा कै वर्ग में आते हैं, कै, खे, गे और घे, यानी कि कुल 5 आते हैं। च वर्ग में आते हैं च, छ, ज, झ, ये 5 आते हैं दोस्तों। ये ट वर्ग है, ठीक है। ट वर्ग में कितने आते हैं, ट वर्ग में, तो ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और अण ये आते हैं 5। त वर्ग में कितने आते हैं, त, थ, द, ध और न, ये भी 5 आते हैं। प वर्ग में प, फ, ब, भ, में, ये भी 5 आते हैं। अंत्यस्थ में आते हैं ये, रे, ले, वे, तो आपसे पूछेगा ये, रे, ले, वे कैसे व्यंजन है, तो अंत्यस्थ है। प वर्ग में ब किस वर्ग में आता है, प वर्ग में। द किस वर्ग में आता है दोस्तों, ये त वर्ग में आता है। याद रखिएगा। जो च है वो किस वर्ग में आता है, च वर्ग में। जय किस वर्ग में आता है, च वर्ग में। तो ऐसे क्वेश्चन भी उठ के आते हैं, ठीक है। और ये संयुक्त व्यंजन हो गया आपके, छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी, श्रय, श्राव, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन होते हैं तीनों प्रकार की, से और है, यानी ये भी 4 होते हैं। आयोग वा आपके सामने दिख रहे हैं, ये 2 होते हैं। द्विगुण व्यंजन दोस्तों ये भी 2 होते हैं। तो कुल मिलाकर होते कितने, गिन लीजिएगा ना, 52 ही बैठेंगे। ये यहाँ पर जोड़ भी देख रहा है, कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में जो ध्वनियां हैं कितने प्रकार की होती हैं, सवाल नंबर 6। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं, सवाल नंबर 6। चलिए दोस्तों राइट आंसर इसके लिए रहेगा 2 प्रकार की होती हैं हिंदी में ध्वनियां। अपना मैच कीजिएगा। और ये यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती हैं। अब ये कौन कौन सी होती है इनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये होती हैं, एक तो स्वर होती है और एक व्यंजन, 2 ही प्रकार की मुख्य रूप से ध्वनियां होती हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं तथा स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण को क्या कहते हैं दोस्तों, व्यंजन कहते हैं। याद रखिएगा, स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण, ठीक है, जिनको बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता हो उन्हें व्यंजन कहते हैं। और जो स्वतंत्र रूप से बोल दी जाए उन्हें क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ण के कितने भेद हैं, सवाल नंबर 7। वर्ण के कितने भेद हैं, आप भी कमेंट करिए जल्दी से जल्दी, वर्ण के कितने भेद हैं। राइट आंसर दोस्तों, वर्ण के 2 भेद होते हैं। सवाल नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अब ये कौन कौन से होते हैं पूरी डिटेल के साथ में बताऊंगा। वर्ण के कितने भेद होते हैं, 7, सॉरी, वर्ण के कितने भेद होते हैं दोस्तों, 2 भेद होते हैं। अब आप लोग मुझे बताएंगे इसका जवाब कमेंट करके, ठीक है। वर्ण के जो भेद होते हैं, ये 7वां नंबर क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करके भेज दीजिए, अगर भेज सकें तो। वरना आप याद रख लीजिए, वर्ण के भेद कौन कौन से थे, एक स्वर एक व्यंजन, 2 ही तो थे। तो सी ऑप्शन सही है।
चलो मैंने ही बता दिया, आप छोड़ दीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण तो स्वतंत्रता से हो लेकिन जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक हो उसे क्या कहते हैं? ये वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, सवाल नंबर 8। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? जो व्यंजन के उच्चारण में भी सहायक होते हैं तो उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, खुद तो क्या दोस्तों, स्वर जो होते हैं वो बिल्कुल उनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, लेकिन ये व्यंजन के उच्चारण में भी सहायक होते हैं, तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, स्वर। आप भी मैच कर लीजिएगा कितनी हो गई दोस्तों। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता हो और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे स्वर कहते हैं। इसके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। हिंदी में स्वरों की संख्या कुल मिलाकर 11 है। मूल रूप से स्वर पूछे तो कुल मिलाकर 7 हैं और टोटल स्वर पूछे तो 11 हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? सवाल नंबर 9, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, बार बार रिपीट करा रहा हूं, याद हो जाएं याद हो जाएं याद हो जाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अभी अपने फ्रेंड्सों के पास में। कल फिर से नया टॉपिक लेकर आऊंगा आप सभी के लिए, और पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है जिसका किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता से होता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें स्वर कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसके लिए हो जाएगा। ठीक है भाई, स्वर कहते हैं। और स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। भाषा की शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए आवश्यक नियमबद्ध योजना को व्याकरण कहते हैं। तो ऐसे भी पूछ सकता है, व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण दोस्तों उसे कहते हैं जो भाषा की शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए आवश्यक नियमबद्ध योजना को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तथा भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। तो आपसे पूछेगा भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। तो एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे गए क्वेश्चन है। अगला, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? सवाल नंबर 10, बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है, कुल मिलाकर 50 कराऊंगा और विद डिटेल कराऊंगा। पूरा टॉपिक आज ही खत्म हो जाएगा, ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला क्रम आप सभी का। तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वर है दोस्तों वो कितने होते हैं? कुल मिलाकर 11 होते हैं। और मूल रूप से पूछे तो मूल रूप से दोस्तों 7 स्वर आपके होते हैं। और ये 7 स्वर मूल रूप से कौन कौन से होते हैं? आप लोग भी तो काम कीजिए, कुछ कमेंट करके बता दीजिए कि कौन कौन से होते हैं। यूपीएसआई में पूछा गया था ये। ठीक है भाई, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, जो इस प्रकार है, जो आपके सामने लिख रहा है। इसमें भी छोटा ऊ दोस्तों क्या है? गायब है। तो मैं इसे पीडीएफ आप सभी को जब दूंगा तो बिल्कुल आप सभी को करेक्ट करके दूंगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितने हैं? इसमें भी 11 हैं, याद रखिएगा। छोटा ऊ यहां पर है बीच में, या फिर यहां पर कहीं पर भी मान लीजिए, कुल मिलाकर 11 हैं। अगला, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? वन रक्षक परीक्षा में पूछा गया था 2015। इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? सवाल नंबर 11। चलिए, राइट आंसर दोस्तों इसके लिए हो जाएगा डी। ये क्या है? ये आपका दोस्तों स्वर नहीं है। ये जो दे रखा है यह व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण जो च वर्ग का पंचमा अक्षर है, याद रखिएगा। इसके बारे में पूरी डिटेल मैंने दे रखी है। यह स्वर नहीं, यह व्यंजन वर्ण का जो कि च वर्ग में है। ठीक है, और उसका च वर्ग में पंचम अक्षर है, याद रखिएगा। तो 11 क्लियर हो गए। 12वां नंबर है, कौन सा इनमें से स्वर नहीं है? ठीक है, कौन स्वर इनमें से नहीं है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। भाई 11 स्वर हैं, इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? सवाल नंबर 12। सही आंसर है इसके लिए डी ऑप्शन। दोस्तों ये स्वर नहीं है, ए आ और बड़ा ऊ। ये ए आ, छोटा ऊ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, तो ये सभी क्या है दोस्तों? स्वर हैं, लेकिन वह स्वर नहीं है। यह एक स्पर्श व्यंजन है। यह पे वर्ग का तृतीय व्यंजन है। ठीक है, तृतीय व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ, यानी कि कहां से होता है? ओष्ठ से होता है, याद रखिएगा। चलिए, इसके बारे में पूरी डिटेल मैंने नीचे डाल रखी है, ये रही, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? सवाल नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? चलिए, राइट आंसर दोस्तों इसके लिए हो जाएगा डी ऑप्शन।
ठीक है, ये भी यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम में पूछा गया था। तो मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ये मूल दीर्घ स्वर दोस्तों नहीं है, याद रखिएगा। चलिए थोड़ी आगे बढ़ते हैं, इसमें डिटेल इसकी चेक करते हैं। डी ऑप्शन सही था। स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं जिनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। सबसे पहला आता है दोस्तों ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर के बारे में बात करते हैं हम। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वर से न होकर स्वतंत्र रूप से होती है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा मतलब ए है, ई, ऊ और से, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है भाई, अगला दीर्घ स्वर के बारे में बात कर रहे हैं। दीर्घ स्वर दो समान मूल स्वरों के योग से निर्मित स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दो समान मूल स्वरों के योग से निर्मित स्वर जो होंगे वो दीर्घ स्वर कहलाएंगे। जैसे कि आ बना हुआ है ए प्लस ए से, ई बनी हुई है छोटी ई प्लस मतलब छोटी ई से, ऊ बना हुआ है छोटे ऊ प्लस छोटे ऊ से। तो ये क्या है, मूल दीर्घ स्वर हैं। इनमें से कौन सा नहीं था, तो याद रखिएगा ये नहीं था, बाद बाकी सारे थे। क्लियर हो गया भाई। अब नेक्स्ट है संयुक्त स्वर, इसके बारे में बात करते हैं। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर दोस्तों जब दो असमान स्वर जिनमें कोई समानता ना हो परस्पर जुड़ते हैं तो उनके योग से संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है। जैसे कि ए बना हुआ है ए प्लस छोटी ई से, ठीक है, ये जो आई ए पर वाली है ये ए प्लस छोटे आई से बना हुआ है। ओ बना हुआ है छोटे मतलब छोटे ऊ प्लस ए से, और ओ बना हुआ है ए प्लस ओ से। ये क्या है दोस्तों, संयुक्त स्वर हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है भाई, जो असमान स्वरों से परस्पर जुड़कर बनते हैं। चलिए एक थोड़ा सा नोट करके आप लोगों को याद रखना है। अतः प्रसन्नगत विकल्पों में से जो ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है यह संयुक्त स्वर है। तो ओ क्या है दोस्तों, ये एक संयुक्त स्वर है जो कि मूल दीर्घ स्वर नहीं है। निम्न में से दीर्घ स्वर है, सवाल नंबर 14। तो इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा है, सवाल नंबर 14 है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से दीर्घ स्वर है ये वाली ई, बड़ी ई। तो बी ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, दीर्घ स्वर है ये भी वीडियो एग्जाम में पूछा गया था। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, एक बार और प्रैक्टिस कीजिएगा। दीर्घ स्वर छांटना अभी मैंने आप सभी को बताई थी। दीर्घ स्वर कौन कौन से, एक तो आ, एक बड़ी ई और एक मतलब बड़ा ऊ, ये क्या है, दीर्घ स्वर है। एक तो आ, एक बड़ी ई और एक बड़ा ऊ, ये क्या है, ये दीर्घ स्वर हैं। तो दीर्घ स्वर इसमें से छांटवा रहा कौन सा, तो आपको मिल भी गया होगा इसका आंसर। भाई इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आ, भी मैंने बोला था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है, एक दीर्घ स्वर है। आप भी मैच करते रहिएगा कि आपने कितने सही किए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है। अभी मैंने कराए थे आप सभी को संयुक्त स्वर, कौन कौन से थे संयुक्त स्वर। तो ए बताया था छोटे वाला, आई बताई थी एक, ठीक है, एक ओ बताया था, एक औ बताया था, ये संयुक्त स्वर बताए थे। तो ये कौन से ऑप्शन में, भाई ये तो सारे के सारे डी नंबर ऑप्शन में। तो यही क्या संयुक्त स्वर है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसके लिए हो जाएगा। कमेंट करके देखते रहिए कि आपके कितने सही हो गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर कभी आपसे क्वेश्चन देकर पूछे कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, सवाल नंबर 17। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए, मात्रा के आधार पर दोस्तों स्वर होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से, एक ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा होता है दोस्तों प्लुत स्वर। तो ये 3 प्रकार के होते हैं मात्रा के आधार पर यदि क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल से चेक करता हूं। चलिए देखिएगा, थोड़ा सबसे पहले उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। तो आपसे पूछे मात्रा क्या कहलाता है, ठीक है भाई, मात्रा जो है उसकी उत्पत्ति किससे होती है, तो उच्चारण में लगने वाला जो समय है वो मात्रा कहलाता है। अब इस मात्रा की उत्पत्ति किससे होती है दोस्तों, जितने भी स्वर होते हैं ना, स्वरों की मात्राएं बनती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसी मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला है ह्रस्व स्वर, इनके बारे में पढ़ते हैं पहले। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर दोस्तों ये रहे आपके सामने, ए, ई और छोटा ऊ, ये ह्रस्व स्वर है। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा एक मात्रिक स्वर है, तो आपके सामने है, ठीक है। जिन स्वरों
के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता हो। यानी कभी आप मात्रा गिनेंगे ना तो इसके लिए भी एक मात्रा मानेंगे, इसके लिए भी एक मात्रा और इसके लिए भी एक मात्रा काउंट करेंगे। चलिए दूसरा नंबर आता है दीर्घ स्वर का, और उससे नीचे नंबर आएगा दोस्तों प्लत स्वर का। तो दीर्घ स्वर ये कौन कौन से हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता हो, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे दोस्तों? उन्हें दीर्घ स्वर कहेंगे, तथा इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये आपको सामने दिख रहे हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, ये सभी दोस्तों इनके लिए हम दो दो मात्रा काउंट करते हैं, इसीलिए इन्हें द्विमात्रिक भी कहते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों प्लतु स्वर के बारे में। जिन स्वरों के उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगे उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? प्लतु स्वर कहते हैं। याद रखिएगा, तीन मात्रा का समय जिनके बोलने पर लगे उन्हें क्या कहेंगे दोस्तों? उन्हें प्लतु स्वर कहते हैं। इसका इकाई का जो अंक दोस्त मतलब इसका जो अंक होता है ना, ये वाला अंक होता है, ये वाला इकाई वाला तीन वाला अंक होता है, ये जो मिलता है संस्कृत में, ठीक है, और जो व्याकरण में पाणिनि वगैरह इन्होंने यूज किया है, ठीक है। इसका प्रयोग दोस्तों हिंदी में नहीं किया जाता, आप लोग ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ऐसे नहीं करते थे जो रामायण वगैरह में ऐसे यूज करें, जो बिल्कुल छंद समाप्त होती है उसके लास्ट में बिल्कुल ये यूज करें, ठीक है, तो इन्हें प्लतु स्वर कहते हैं। चलिएगा एक पॉइंट और याद रखिएगा विशेष करके, समस्तग्रत मात्रा के आधार पर स्वर की जो दोस्तों स्वर की जो दर है वो मतलब स्वर तीन दर होते हैं, फिर तीन प्रकार होते हैं, किंतु हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे जाने पर उत्तर दो होगा। ठीक है भाई, हिंदी में, किंतु हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार यदि पूछें तो उत्तर आपका दो होगा। ठीक है, और मतलब आपसे अगर ये पूछे समग्रत मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कितने? तीन है, लेकिन हिंदी वर्णमाला मात्रा के आधार पर यदि प्रश्न पूछे जाए तो दो प्रकार के होंगे, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। यानी प्लतु स्वर को हिंदी में प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है, प्लतु स्वर का प्रयोग हिंदी व्याकरण में नहीं किया गया है, इसलिए जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप भी आंसर क्या करेंगे? दो प्रकार के टिक करेंगे। ठीक है भाई, लेकिन मैंने यहां आप सभी को कितने प्रकार का करके बताया कि हिंदी वर्णमाला में आप सभी ऊपर देखिएगा एक बार, ये मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और आपसे यदि वर्णमाला मात्रा के आधार पर स्वरों को प्रकार पूछा जाए तो दो लगाना आपको। अगला क्वेश्चन है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लतु स्वर क्या है? सवाल नंबर 18। तो ये क्या है वर्ण तालिका के अनुसार? भाई ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लतु स्वर क्या है दोस्तों? ये तो स्वर हैं, याद रखिएगा, ए ऑप्शन इनके साथ ही लगता है। वर्ण ह्रस्व स्वर दिख ना रहा, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, तो ये स्वर हैं, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, तो स्वर ध्वनि के प्रकार कौन कौन से हैं? सवाल नंबर 19। राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ भी, प्लतु भी और ह्रस्व भी, यानी कि उपयुक्त तीनों बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ह्रस्व, दीर्घ और प्लतु दोस्तों तीनों ही उच्चारण की मात्रा के आधार पर स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? कभी आपसे पूछे जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? सवाल नंबर 20। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिह्वा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, एक अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा होता है दोस्तों पश्च मतलब पश्च स्वर, याद रखिएगा। चलिए, तीन प्रकार के होते हैं और क्रियाशीलता के आधार पर जिह्वा के उत्पादित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। सबसे बड़ा है दोस्तों, सबसे पहला है अग्रस्वर। देखिएगा, जल्दी जल्दी डिस्कस करूंगा। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग संक्रिय होता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं, जैसे कि ये आपके सामने दिख रहे हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई। ठीक है, मध्य स्वर कितने कहते हैं दोस्तों? जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग ज्यादातर क्रियाशील रहता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं, जैसे ए। ठीक है भाई, याद रखिएगा। अगला जो पश्च स्वर होते हैं दोस्तों, इन्हें मतलब ये किसको कहते कहे जाते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग उत्पादित होता है या फिर उत्पादित होता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, जैसे आ, उ, बड़ा ऊ, ओ। तो याद रखिएगा, ये सभी पश्च स्वर, मध्य स्वर और आप सभी को मैंने करा दिए अग्र स्वर। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अर्ध विवृत स्वर है। ठीक है, सवाल नंबर 21, अर्ध विवृत स्वर है, तो कौन सा है इनमें से जो अर्ध विवृत स्वर है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसके लिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। अर्ध विवृत स्वर ये है। चलिए सवाल नंबर 21,
पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों। मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। तो आपसे पूछ सकता है मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। जो किस प्रकार हैं? जो कि इस प्रकार हैं। एक विवृत। विवृत कौन कौन से होते हैं दोस्तों? जैसे कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खुलता है तो उन्हें क्या कहते हैं? विवृत कहते हैं। आ आएगा इसके अंतर्गत। अर्धविवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा खुलता है, जैसे ए, आ, ओ। ठीक है भाई, ये अर्धविवृत होते हैं। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। अर्धसंवृत कौन सा होता है दोस्तों? ये 4 प्रकार के होते हैं ना। तो अर्धसंवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए, ओ। ठीक है, ये अर्धसंवृत हो गए। संवृत कौन कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है, अतः दिए गए विकल्पों में से ए अर्धविवृत स्वर है। ठीक है भाई, ज्यादा डिटेल से पूछेगा जब जाकर अंदर पहुंचेगा। सवाल नंबर 22, जिन ध्वनियों मतलब जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो क्या कहलाते हैं? सवाल नंबर 22 है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो क्या कहलाते हैं? दोस्तों याद रखिएगा, वो निरुनासिक स्वर कहलाते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए पूरी डिटेल इसकी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। जिन ध्वनियां मतलब जिनकी ध्वनियां केवल मुख से निकलती हैं हम उन्हें निरुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वर ई, ऊ, ने में उच्चारण में वायु या ध्वनि मुख के साथ नाक से भी निकलती है। ठीक है भाई, याद रखिएगा। चलिए और आपको पढ़ना है, वृत्ताकार स्वर ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आ। संवृत स्वर के उच्चारण में लगभग मुख्य द्वार दोस्तों बंद रहता है, जैसे कि आप सभी को सामने ये चीज दे रखी है। अगला क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? बड़ा जो ये ऊ होता है दोस्तों, ये भाषा विज्ञान की दृष्टि से किस प्रकार का स्वर है? कभी आपसे पूछा जाए तो ये भी आप लोग बता सकते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों इसके लिए पच स्वर है। ठीक है, पच स्वर है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। कनिष्ठ सहायक परीक्षा में पूछा गया था। भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो छोटा ऊ है तथा बड़ा ऊ, ये दोनों क्या है दोस्तों? पश्च संवृत स्वर हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग यानी पिछला भाग कार्य करता है उसे पश्च स्वर कहते हैं, जैसे आ, ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, ओ, आ। संवृत। ठीक है, अब संवृत स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे कि सामने आप छोटी, बड़ी, ऊ और बड़ा ऊ इन्हें देख पा रहे हैं। बार बार रिपीट किए ताकि आप लोगों का ये टॉपिक पूरी जड़ से खत्म हो जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, होठों की आकृति के आधार पर निम्न में से कौन आवर्तमुखी स्वर है? सवाल नंबर 24। ठीक है, होठों यानी ओठों या होठों की आकृति के आधार पर निम्न में से कौन आवर्तमुखी स्वर है? तो सही आंसर दोस्तों इसके लिए ई, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। बहुत डिटेल के साथ आप सभी को पढ़ा रहा हूं, यूपीएसआई इन सभी के लिए। ठीक है, तो होठों की आकृति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक आवर्तमुखी स्वर, दूसरा वृत्तमुखी स्वर। ठीक है, तो आवर्तमुखी स्वर जो कौन से हैं दोस्तों? जिन स्वरों के उच्चारण में होठ यानी ओठ या होठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते उन्हें आवर्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे आपको सामने दिख रहे हैं ये सभी आवर्तमुखी स्वर हैं, ए, आ, ई, ये बड़ी ई है दोस्तों, और ये ए और आई। ठीक है, वृत्तमुखी स्वर किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार होते हैं वे वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं, जैसे कि ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आ। ये सभी दोस्तों क्या कहलाते हैं? ये वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। अतः दिए गए विकल्पों में से दोस्तों ई जो है वो अवर्तमुखी स्वर है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कंठ्य वर्ण कौन सा है? सवाल नंबर 25, कंठ्य वर्ण कौन सा है? सही आंसर इसके लिए हो जाएगा बी ऑप्शन। कंठ्य वर्ण है दोस्तों ए कैसा वर्ण है? ये क्योंकि दोस्तों कै जो वर्ण है इसके साथ में हर किसी के साथ में ए मुफ्त में बोला जाता है, जैसे कि ये ए, क्या बनेगा? क्या बनेगा? तो ये ए हर बार मुफ्त में बोला जाएगा। तो कंठ्य वर्ण कौन सा है दोस्तों? ये ए है। ठीक है भाई, चलिए अब इसकी थोड़ी डिटेल चेक करते हैं। दिए गए वर्ण में ए कंठ्य वर्ण है जो छोटी ई है। ठीक है, छोटी ई, और ये बड़ी ई जो दोस्तों ये तालव्य वर्ण है, तथा छोटा जो ऊ है ये ओष्ठ वर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप छांटेंगे कंठ्य वर्ण तो वो कौन सा? ए है, याद रखिएगा।
और बाद बाकी ऑप्शंस की भी मैंने स्थिति आपको क्लियर कर दी है। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है, यानी कौन से वर्ण इनमें से ओष्ठ नहीं है, सवाल नंबर 26। सही आंसर है दोस्तों इसके लिए आ जो है ये ओष्ठ वर्ण नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर है, ओष्ठ वर्ण नहीं है, यह एक कंठ ध्वनि है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा पै, ठीक है भाई, यहां पर पै है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा पै, ये दोस्तों ओष्ठ ध्वनियां होती हैं। याद रखिएगा 26 का राइट आंसर है डी ऑप्शन। ये कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर इसका ये वाला हो जाएगा। जो आ है दोस्तों ये ओष्ठ नहीं है, यह एक कंठ ध्वनि है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा पै वर्ग के ओष्ठ, मतलब पै वर्ग के जितने भी दोस्तों वो सभी ओष्ठ ध्वनियां हैं। इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है भाई क्वेश्चन में। चलिए, तो मैंने आप सभी को पूरा बता दिया है। निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है, सवाल नंबर 27। ओष्ठ वर्ण कौन सा है। जब पीडीएफ बनाई थी, जब बिल्कुल सही बनाई थी, तो ये खुलने के बाद थोड़ी सी इसमें टाइपिंग में मिस्टेक निकली है। कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएगी, इतनी बड़ी कोई इसमें मिस्टेक नहीं है। निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है, सवाल नंबर 27। तो राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा दोस्तों वो है ये वाला ऊ, छोटे वाला ऊ, ये एक ओष्ठ वर्ण है। ठीक है भाई, चलिए। हिंदी वर्णमाला के स्वर जो है दोस्तों उच्चारण के स्थान पर जिस क्रम में रखे जाते हैं उनका मैं आप सभी को क्रम बता रहा हूं। यहां पर मैंने इसके लिए एक स्क्रीनशॉट लगाया है। चलिए, दिए गए विकल्पों में से ऊ दोस्तों ओष्ठ वर्ण है। हिंदी वर्णमाला के स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान का विवरण इस प्रकार है। कंठे में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, ए और आ, ये कंठे में आते हैं। तालु में ई, मतलब छोटी ई, बड़ा ऊ, छोटी ई और बड़ी ई आते हैं। और मूर्धा में दोस्तों ऋषि आता है। ओष्ठ में आते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, कंठ तालु में आते हैं, कंठ तालु में छोटा ए और बड़ा आई, मतलब छोटा ए और आई। अगला कंठ ओष्ठ में आते हैं ओ और औ। याद रखिएगा, तो सभी का मैंने क्रम बता दिया है। आप लोग चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और पीडीएफ तो आपकी है ही, स्क्रीनशॉट क्यों लीजिएगा। अगला है कंठ तालव्य कौन सा है, अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले आप सभी को। तो कंठ तालव्य कौन सा है, सवाल नंबर 28। सही आंसर है इसके लिए सी। तो कंठ तालव्य कौन सा है, 28 नंबर के लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। कंठ तालव्य वर्ण छोटा ए और आई है। ठीक है, और जो छोटा ऊ और दोस्तों बड़ा ऊ है, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। ये रे और से षटकोण वाली जो से है दोस्तों, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से, तथा ए और आ का जो स्थान है दोस्तों ये कंठ से होता है। तो आपसे कंठ तालव्य से पूछा है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ ताल से होता है, यानी कि कंठ तालव्य से होता है, अभी बताया था। कौन से को होता है, कंठ तालव्य से दोस्तों, ये है राइट आंसर इसके लिए 29 के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य से होता है या फिर कंठ ताल से होता है, तो ए है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, यहां पर दोस्तों आप लोगों को इसमें भरना है कि भाई इसमें क्या आएगा। सवाल नंबर 30 में ए के उच्चारण में यहां पर भरेंगे, यहां पर भी भरेंगे, और किसकी सहायता ली जाती है, रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुनें। तो इसमें किसकी सहायता ली जाती है, कमेंट करके बताइएगा लास्ट में कितनी सही हुई। आज का टेस्ट तो बिल्कुल बहुत ही तगड़ा है। चलिए, सी ऑप्शन इसके लिए सही है। ए के उच्चारण स्थान में दोस्तों कंठ और तालु अभी कराया था एक सेकंड पहले ही, कंठ और तालु दोस्तों इनकी सहायता ली जाती है ए के उच्चारण स्थान में। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, जो ओ है और मतलब ओ और अ किस प्रकार के वर्ण हैं, सवाल नंबर 31। ओ और अ किस प्रकार के वर्ण हैं, इसके लिए राइट आंसर है कंठोष्ठ हैं दोस्तों, ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान, ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है, सवाल नंबर 32। अभी बताया था एक सेकंड पहले, ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठोष्ठ है, डी ऑप्शन सही है, फ्री का नंबर था। अगला क्वेश्चन, ई, बड़ी ई, चे, छ, जय, झय और अने आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है,
सवाल नंबर 33, उच्चारण स्थान किससे होता है दोस्तों? राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा, इनका उच्चारण स्थान तालव्य से होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, तालव्य से होता है। 33 नंबर का बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण यानी जिनके उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। जो आपके सामने ये सभी क्या है दोस्तों? ये तालव्य वर्ण है। अगला क्वेश्चन हम चेक करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए उसकी जो डिटेल दे रखी है। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग कौन सा अक्षर नहीं है? 34 नंबर क्वेश्चन है। सही आंसर है दोस्तों, दोनों जो ई है ना, ये पुल्लिंग अक्षर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिएगा इनके यूज से क्या क्या बनाया जाता है। वर्णमाला का जो छोटा ई है और बड़ा ई है दोस्तों, ये अक्षर पुल्लिंग नहीं होते। इनसे स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण होता है, जैसे कि स्त्री, नदी, बालिका आदि। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर रहेगा 35। किस शब्द में स्वर नहीं है? 35 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द में स्वर नहीं है? तो राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा 35 के लिए दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि जो आज है ना, इसमें स्वर नहीं है। ठीक है, आज में क्या नहीं है दोस्तों? स्वर इसमें नहीं है। डी ऑप्शन सही है। आज शब्द में ऋषि स्वर नहीं है। ठीक है भाई, आपसे पूछा है किस शब्द में किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? ऋषि यहां से भाई साहब गायब है। ठीक है, तो किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? तो आज शब्द में ऋषि स्वर नहीं है। कृपा में भी है, कृष्ण में भी है, दृष्टि में भी है ऋषि स्वर। ठीक है भाई, लेकिन आज में नहीं है। आज में ऋषि स्वर नहीं है। शेष सभी में ऋषि स्वर की मात्रा का प्रयोग हुआ है। यहां पर विवरण पूरा देख लीजिए। कृपा में आधा क ऋषि, फिर और आधा पे और आ, तो ये पूरा विवरण आप लोग चेक कीजिएगा। पूरा विवरण है कि दृष्टि में कैसे ऋषि वर्ण का प्रयोग हुआ है, ऋषि स्वर का प्रयोग हुआ है। आज में नहीं हुआ, बाद बाकी सभी में दोस्तों ऋषि स्वर का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, नेक्स्ट है 36 नंबर। निम्न में से कौन से शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है? बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। ये टाइपिंग में मिस्टेक है, ये मैंने जब टाइप किया था तब अच्छा था, लेकिन पीडीएफ में खुलने के बाद थोड़ा दिक्कत में आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं साथ के साथ करेक्शन करा रहा हूं। निम्न में से कौन सा ऋषि की मात्रा का उपयोग, मतलब किस में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है? सवाल नंबर 36। तो राइट आंसर है दोस्तों इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वृष्टि, डी ऑप्शन। वृष्टि शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है यथा वृष्टि। ठीक है भाई, पूरी चलो डिटेल में आप सभी को शो करके दिखाई देता हूं कैसे। यहां पर आप लोग चेक कीजिएगा। वृष्टि शब्द में, जो वृष्टि शब्द है दोस्तों, इसमें ऋषि की मात्रा का प्रयोग हुआ है। ऋषि की मात्रा है, ऋषि की मात्रा का प्रयोग हुआ है। जैसे यथा वृष्टि, यहां पर वे, ये रा ऋषि, आधा षटकोण, आधा टे और ई। ठीक है, वृष्टि, ये रहा, इस वृष्टि में प्रयोग हुआ है ऋषि की मात्रा का, तथा शेष शब्दों में रे व्यंजन के अलग अलग रूपों का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें अनुनासिकता है? सवाल नंबर 37। कौन से शब्द में अनुनासिकता है? सवाल नंबर 37। सही आंसर है इसके लिए संभावित, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। संभावित में अनुनासिकता है। चलिए, निम्न में से संभालना शब्द में अनुनासिकता, अनुनासिक स्वरों की विशेषता दोस्तों क्या होती है? तो अनुनासिकता किस में है दोस्तों? संभालना में है। डी ऑप्शन सही है। मैं संभावित में गलत बोल गया, थोड़ा ध्यान कहीं और चला गया। तो किस में है भाई? थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ध्यान कहीं और चला गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो निम्न में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है दोस्तों? संभालना शब्द में है अनुनासिकता। ठीक है, चलिए, अनुनासिकता स्वरों की विशेषता क्या है दोस्तों? इनके उच्चारण में वायु नाक से कम मुख से अधिक निकलती है। हिंदी में यह विशेषता चंद्रबिंदु के रूप में दर्शाई जाती है, और चंद्रबिंदु जो होता है दोस्तों प्राय तद्भव रूपों में प्रयुक्त होता है। सवाल नंबर 38। एक से अधिक वर्षों के मेले को क्या कहते हैं?
एक से अधिक वर्षों के मेल को क्या कहते हैं? ये वर्षों का मेल है या फिर वर्णों का मेल है? तो एक से अधिक वर्षों नहीं, वर्णों के मेल को, क्योंकि हम तो वर्णमाला पढ़ रहे हैं ना, तो वर्णमाला में वर्ण ही मिलेंगे। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा से पीडीएफ को दोस्तों करेक्ट करके दूं आप सभी को। यहां तो करेक्ट करा ही रहा हूं, एक बार बिल्कुल अच्छी तरीके से करेक्ट करके आप सभी को पीडीएफ को दूंगा। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? सवाल नंबर 38। तो दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें व्यंजन कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को, सी आंसर सही है। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं, अर्थात व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन में स्वर दिया होता है, जैसे कि क, आधा क, और इसमें देखिएगा दोस्तों आ गया, इसमें व्यंजन आ गया, ये यहां पर क बना, आधा क और ए मिलकर, आधा ख और ए मिलकर ख बना। तो प्रत्येक व्यंजन में स्वर तो दोस्तों होगा ही होगा, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? वो है 33। हिंदी वर्णमाला में दोस्तों मूल रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। आप लोग देख लीजिएगा, पूरे के पूरे वर्ण यहां पर दोस्तों दे रखे हैं, सॉरी व्यंजन दे रखे हैं 33 के 33। गले में कुछ ज्यादा ही समस्या है। कै, खे, गे, घे, अणे, चे, छे, जे, झे, अंगा वाली जो है दोस्तों ये, टे, ठे, डे, ढे, अणे, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, में, ये, रे, ले, वे, तीनों प्रकार की से और है, ये क्या है दोस्तों? ये व्यंजन है। इनके अतिरिक्त वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन भी हैं, तो उन संयुक्त व्यंजनों को भी चेक कर लीजिए कौन कौन से हैं। छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी और सहस्राव, ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। तो 33 का पूरा क्रम आप सभी को मैं दिखा चुका हूं। अगला है, निम्न में से कंठे ध्वनियां कौन सी है? सवाल नंबर 40। कंठे ध्वनियां, सवाल नंबर 40। चलिए, सही आंसर दोस्तों इसके लिए हो जाएगा क और ख, ये कंठे ध्वनियां हैं। ठीक है, चे, जे और टे और णे, ये दोस्तों क्या क्या है? चे और जय, जो चे और जे है ये क्या है? ये तालव्य ध्वनि है। टे और णे ये क्या है दोस्तों? ये मूर्धन्य है। ये और रे ये क्या है? अंत्यस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, अगला बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन, उच्चारण के स्थान पर या फिर उसके आधार पर निम्न में से कौन सा दंत्य है? सवाल नंबर 41। उच्चारण के स्थान पर या उस उच्चारण के आधार पर निम्न में से कौन सा दंत्य है? सवाल नंबर 41। सही आंसर दोस्तों इसके लिए हो जाएगा बी ऑप्शन, ले। जो ले है ये उच्चारण के स्थान पर या फिर उसके आधार पर दंत्य वर्ण है। शेष पे, में और उ ओष्ठ्य वर्ण है। सवाल नंबर अब करेंगे हम 42। च का उच्चारण स्थान कौन सा है? जो चम्मच होती है दोस्तों, इसका उच्चारण स्थान किससे होता है? 42 नंबर। तो 42 नंबर के लिए दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, जो च है इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, च का उच्चारण स्थान होता है तालु से, लेकिन च की जगह यदि यहां पर दोस्तों घ कर दिया जाए, घ, ये वाला घ, तो घ का उच्चारण स्थान इनमें से किससे होगा? सवाल नंबर 42, घ का उच्चारण स्थान किससे होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा फिर किससे? कंठ से। ठीक है, घ। तो यहां पर दोस्तों च का भी मैंने आपको बता दिया है, च के साथ में आप लोगों को घ का भी याद रखना है। घ का होता है कंठ। तो नीचे घ के बारे में बताया गया है, च के बारे में मैं आप सभी को बता चुका हूं। उपयुक्त विकल्पों में से घ का उच्चारण स्थान दोस्तों क्या है? जो घ का उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ है। च का उच्चारण स्थान तालु होता है। ए, आ, के, ठीक है, ए, आ, के वर्ग और है विसर्ग, है एवं विसर्ग कंठे ध्वनियां है, याद रखिएगा। ठीक है, ए और आ ये तो कै वर्ग में आते हैं, है एवं विसर्ग कंठे ध्वनियों में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की ध्वनि दोस्तों जो स है संयम वाली, ये क्या है? सवाल नंबर 43। ये क्या है दोस्तों? ये तालव्य है हिंदी की ध्वनि स। तो
इसका लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है भाई, जो अन्य हैं ये कुछ और, मतलब जो अन्य ऑप्शन है दोस्तों ये गलत हैं, ये वाला ये तालव्य है। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। हिंदी का स वर्ण तालव्य है और इसके अतिरिक्त जो तालव्य वर्ण में ई, छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, अंगवाली और ये रे सभी आते हैं। अगला है 44 नंबर, तालव्य वर्ण इनमें से कौन सा है? सवाल नंबर 44, ये यूपी बीएड एग्जाम में पूछा गया था। गले की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा दोस्तों दिक्कत ज़्यादा ही हो रही है, ठीक है, लेकिन कंप्लीट कराना है। 50 क्वेश्चन है, वीडियो को बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। तालव्य व्यंजन है तो 44 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, च, छ, ज और झ ये तालव्य व्यंजन है। बोलते बोलते गले में प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है भाई। च, छ, ज और झ ये सभी तालव्य व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? च और छ का तो सही आंसर अभी बताया था मैंने, तालु यानी तालव्य है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, च, छ, ज, झ किससे होते हैं? तालव्य से। और वहीं पूछ लिया च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान किससे होता है? तो इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे 46 नंबर, य का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा? य का उच्चारण स्थान कौन सा है? 46 नंबर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये का भी कौन सा है? तालु सही है, डी ऑप्शन सही है, ये का उच्चारण स्थान तालु से होता है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे 47 नंबर, निम्न में से तालव्य ध्वनियां हैं, तो निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है? 47 नंबर सही आंसर इसके लिए हो जाएगा दोस्तों तालव्य ध्वनि है स। ठीक है, बाद बाकी देख लीजिए, स तालव्य ध्वनि है मूर्धन्य ध्वनि है, प ओष्ठ ध्वनि है और के कंठ ध्वनि है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं, सवाल नंबर आपके लिए रहेगा 48, हिंदी की तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? तो सही आंसर है इसके लिए च, छ, ज और न। ठीक है, च, छ, ज, झ ये न की जगह क्या है? झंडा है। ठीक है, न नहीं है। हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं च, छ, ज और झंडा वाला झ, ये क्या है? तालव्य ध्वनियां, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। अब थोड़ी डिटेल के साथ में बता देता हूं हिंदी की जो ध्वनियां उनके बारे में। तालव्य ध्वनियां होती हैं च, छ, ज, झ, ठीक है, और दंत ध्वनियां होती हैं त, थ, द, ध, और मूर्धन्य ध्वनियां होती हैं ट, ठ, ड और छोटा ऊ। ठीक है, याद रखिएगा ये होती हैं। जो मूर्धन्य ध्वनियां होती है ना, ये यहां पर दोस्तों थोड़ा गलत लिखा हुआ है, मैं करेक्शन करा रहा हूं, करेक्शन करिए। ट, ठ एक होती है ये वाली ड, और ये एक होती है ये वाली ढ, ये ढक्कन वाली ढ, ये मूर्धन्य होती हैं, तथा प, फ, ब, भ ये ओष्ठ ध्वनियां होती हैं। जो करेक्शन करा रहा हूं वो आपके साथ करते चलिएगा। जो स है इसका उच्चारण स्थान है 49 नंबर, स का उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट जो कल से वीडियो आप सभी को दी जाएगी ना टॉपिक वाइज, वो पूरी तरीके से करेक्ट करके दी जाएगी, उसमें कोई मिस्टेक आपके लिए नहीं दी जाएगी। ठीक है भाई, तो स का उच्चारण स्थान क्या है? तो स का उच्चारण स्थान है दोस्तों तालु, बी ऑप्शन सही है। और याद रखिएगा प्रत्येक दिन आप सभी को मैं एक टेस्ट चैप्टर वाइज दूंगा और पीडीएफ भी उसके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। च वर्ग किस वर्ग में आती है? च वर्ग की जो ध्वनियां हैं वो किस वर्ग में आती हैं? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तालव्य वर्ग में, यानी सी ऑप्शन इसके लिए आंसर किया है तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यूपीएससी 2016 में ये पूछा गया था। तो 50 क्वेश्चन आप सभी को दोस्तों डिस्कस करा चुका हूं, पूरा वर्णमाला का चैप्टर आप सभी को क्लोज करा दिया। इतने से ज्यादा कभी आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा 1 से 2 बार। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कल से आप सभी को प्रत्येक दिन, मतलब आज से ही दे रहा हूं, कल से भी दूंगा, आज से भी दे रहा हूं, कल आप सभी को जो एक चैप्टर है विराम चिन्ह उसके बारे में दोस्तों पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पूरी डिटेल के साथ में विराम चिन्ह आप सभी को कवर कराया जाएगा, टॉपिक वाइज आप सभी को एमसीक्यू दिए जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।